तो इस वन शॉट सीरीज की अगर हम लोग बात यहाँ पर करें, जहां पर हम एक एक करके सारे चैप्टर्स जो आपकी ज्योग्राफी की बुक नंबर 1 है, सेकेंडरी एक्टिविटीज एडिंग वैल्यू टू द रिसोर्सेज, यानी कि जो आपके रिसोर्सेज होते हैं उसमें वैल्यू ये ऐड करती हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ा देती हैं, उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। सो ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Hello everyone, welcome to the test coach powered by S Chan. My name is अंकित गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं ज्योग्राफी की इस वन शॉट सीरीज में। तो इस वन शॉट सीरीज की अगर हम लोग बात यहाँ पर करें, जहां पर हम एक एक करके सारे चैप्टर्स जो आपकी ज्योग्राफी की बुक नंबर 1 है, ह्यूमन ज्योग्राफी, अगर हम बुक की यहाँ पर बात करते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो कि फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि आपके वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके यहाँ पर दी गई ये ज्योग्राफी की बुक है। इस बुक की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इसमें हमने 1 बाय 1 करके काफी सारे चैप्टर्स यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं और आज है चैप्टर नंबर 6 यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो इस वीडियो में आपको सेकेंडरी एक्टिविटीज जो आपका चैप्टर है उसका कंप्लीट वन शॉट रिवीजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक ही क्लास में आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज जो चैप्टर है उसका डिस्कशन हम पूरा करेंगे। इससे पहले हमने इसी तरीके से ज्योग्राफी की वन शॉट जो क्लासेस हैं वो आपके ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं या उनमें से किसी भी क्लास को अगर वो वॉच करना चाहता है तो उनको वॉच कर सकता है। तो आज हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज जो आपका लेक्चर है इसकी शुरुआत हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्लास को आप सभी स्टूडेंट्स के साथ। सेकेंडरी एक्टिविटीज की अगर हम लोग बात यहाँ पर करें, इससे पहले हमने जो डिस्कशन किया था वो प्राइमरी एक्टिविटीज के ऊपर डिस्कशन किया था। प्राइमरी एक्टिविटीज का डिस्कशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकेंडरी एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज के ऊपर डिटेल में डिस्कशन हमारा यहाँ पर होगा। वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, मैन्युफैक्चरिंग की बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, काफी सारी चीजों हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए एक एक करके अब डिस्कशन शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सभी स्टूडेंट फटाफट से चैनल को एक बार यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं और सेशन को एक बार शेयर कर दें। सेशन से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डाल सकते हैं, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज को समझने को लेकर कि सेकेंडरी एक्टिविटीज बेसिकली आपकी यहाँ पर क्या होती हैं। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती हैं उनको समझने से हम करेंगे सेशन की शुरुआत। सेकेंडरी एक्टिविटीज एडिंग वैल्यू टू द रिसोर्सेस, यानी कि जो आपके रिसोर्सेस होते हैं उसमें वैल्यू ये ऐड करती हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ा देती हैं, उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। सो ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज किन्हें कहते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वे ह्यूमन एक्टिविटीज आपकी होती हैं जो अर्निंग पर्पस से की जाती हैं, मतलब कि कुछ अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो ह्यूमन एक्टिविटीज की जाती हैं उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शियरी एक्टिविटीज और क्वार्टिनरी एक्टिविटीज, ये सारी एक्टिविटीज आपके यहाँ पर आती हैं। इससे पहले हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज वाला जो चैप्टर है वो डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे और आगे की क्लासेस में हम लोग टर्शियरी एक्टिविटीज को भी देखेंगे, क्वार्टिनरी एक्टिविटीज को भी देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें, रिवॉल्व अराउंड obtaining and utilizing resources necessary for the survival, यानी कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं ये रिवॉल्व करती हैं, घूमती हैं अराउंड दी ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग रिसोर्सेस, कि किस तरीके से हम रिसोर्सेस का यानी कि संसाधनों को यूटिलाइज कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, अपने सर्वाइवल की जरूरत के अकॉर्डिंग। हमें सर्वाइव करना है, हमें जीवन जीना है और जीवन जीने के लिए जिन जिन रिसोर्सेस की जरूरत है, जो जो रिसोर्सेस हमारे लिए नेसेसरी हैं, बेसिकली उनको हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, उनके बारे में इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम सेकेंडरी एक्टिविटीज के ऊपर बातचीत करेंगे। सो द सेकेंडरी एक्टिविटीज ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, व्हाट आर दी सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जो ट्रांसफॉर्म करती हैं, बदल देती हैं कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को बदल देती हैं इनटू दी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, यानी कि महत्वपूर्ण उत्पादों में बदल देती हैं, या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स जो बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं,
बहुत ही कीमती प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ट्रांसफॉर्म कर देती हैं, बदल देती हैं, सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग देयर यूटिलिटी एंड द वैल्यू। तो क्या होता है कि जब हम कच्चे माल का यानी कि रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करते हैं वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में, ठीक है, तो इससे क्या होती है, उनकी यूटिलिटी और उनकी वैल्यू जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है, इससे उनकी इंपॉर्टेंस आपकी यहाँ पर बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने कॉटन क्रॉप्स को देखा होगा, या शायद आपने कॉटन पल्प को देखा होगा, या कॉटन के फ्लावर को देखा होगा जिसमें कॉटन आपका यहाँ पर उगता है। तो अगर हम उस कॉटन को मार्केट में बेचने जाएं तो उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर उस कॉटन से धागे बना लिए जाएं और धागे से कपड़ा बना लिया जाए तो कपड़े को जब मार्केट में बेचा जाएगा तो उसकी ज्यादा वैल्यू आपकी यहाँ पर होती है। बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है मेरी बात? ये कुछ उस तरीके से है कि अगर हम किसी पेड़ की लकड़ी को लें तो पेड़ की लकड़ी की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर हम उसी लकड़ी का इस्तेमाल करके अगर हम फर्नीचर बना देते हैं तो फर्नीचर मार्केट में महंगा बिकेगा, लेकिन जो लकड़ी पेड़ से निकली है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो उतनी वैल्यूएबल नहीं होती जितना उस लकड़ी को ट्रांसफॉर्म करके एक सुंदर सा डिजाइनदार जब हमने फर्नीचर बनाया तो उसकी मार्केट वैल्यू आपकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। बात समझ में आ रही है? तो सेकेंडरी एक्टिविटीज में हम क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, बदल देते हैं एक दूसरे फॉर्म में, जिससे उसकी वैल्यू आपकी यहाँ पर बढ़ जाती है। मान लेते हैं किसान है जो कि पोटैटोज यानी कि आलू प्रोड्यूस करता है, पोटैटोज आपके यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, आलू प्रोड्यूस करता है, आलू की कीमत ज्यादा नहीं होती, 30 या 40 रुपए प्रति किलोग्राम, लेकिन अगर इन्हीं आलू को अगर हम फैक्ट्री में ले जाकर चिप्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दें और इन चिप्स को अगर हम एक पैकेट में भरकर अगर हम यहाँ पर बेचें, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेस के चिप्स, तो 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम जो आपके चिप्स है ना, उसमें नहीं तो कम से कम 20 से 30 आपके क्या हो जाएंगे, लेस चिप्स के पैकेट्स आपके यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। तो जहां पर 30 रुपए प्रति किलोग्राम हम आलू को बेचते हैं, वहां पर हमने आलू को चिप्स के फॉर्म में कट करके नमक, सॉल्ट और दूसरे मसाले मिलाकर मार्केट में बेचना शुरू किया, तो हमने यहां पर कहीं ना कहीं जो आपकी ये चिप्स बिकेंगे वो आलू के मुकाबले 10 गुना या 20 गुना ज्यादा कीमत पर बिकेंगे। तो आलू यहाँ पर, पोटैटोज यहाँ पर क्या हो गए, रॉ मटेरियल हो गए, और ये लेस के चिप्स यहाँ पर क्या हो गए, रेडीमेड प्रोडक्ट हो गए। सेकेंडरी एक्टिविटीज के जरिए हमने कच्चे माल को यानी कि रॉ मटेरियल पोटैटोज को हमने एक फिनिश्ड प्रोडक्ट्स उन प्रोडक्ट्स को कहते हैं जिनको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। तो हमने मार्केट में गए और हमने लेस का एक चिप्स का पैकेट हमने ले लिया और हम उसे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये सेकेंडरी एक्टिविटीज की वजह से क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म आपका यहाँ पर हुआ। क्लियर मेरी बात? वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। तो वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पहले आपका होता है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग के माध्यम से बदला जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, और ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बदल जाता है, ये एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट में आपका बदल जाता है। रॉ मटेरियल क्या होता है, कच्चा माल क्या होता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि कच्चा माल क्या होता है। रॉ मटेरियल को हमने प्राइमरी एक्टिविटीज में डिस्कस किया था। प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज में हमने रॉ मटेरियल को डिस्कस किया था। तो जब भी हमने प्राइमरी एक्टिविटीज को डिस्कस किया था, जो आपका प्राइमरी एक्टिविटीज वाला चैप्टर है, प्राइमरी एक्टिविटीज में जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं उससे जिस भी चीज का प्रोडक्शन होता है वो रॉ मटेरियल बन जाता है सेकेंडरी एक्टिविटीज के लिए। तो नेचुरल रिसोर्सेज विद लिमिटेड डायरेक्ट यूज, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिनका बहुत ही लिमिटेड डायरेक्ट यूज आपका होता है ना, यानी कि कोई फसल है, फसल प्रोड्यूस की गई, लिमिटेड है उसका इस्तेमाल, आलू हो गए या फिर कोई भी ऐसी चीज ले लीजिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई चीज ले लीजिए, कच्चा माल जिसका इस्तेमाल किसी फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने में किया जाएगा वो रॉ मटेरियल है। सेकेंडरी एक्टिविटीज की मदद से हमने इस प्रोडक्ट को बदल दिया, सेकेंडरी एक्टिविटीज ट्रांसफॉर्म दी मटेरियल, तो इस कच्चे माल को हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉटन का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले लें, तो कॉटन आपका ब्लैक सॉइल में उगता है, यानी कि काली मिट्टी में आपका यहाँ पर उगता है, लेकिन कॉटन की वैसे उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। लेकिन अगर हम कॉटन से एक धागा बना लें, कॉटन से अगर हम थ्रेड्स यानी कि धागे प्रोड्यूस करें और इन धागों से क्या बनाया जाए, इन धागों से कपड़ा आपका यहाँ पर बना लिया जाए, थान के थान कपड़ा आपका बना लिया जाए, और इस थान वाले कपड़े से हम क्या करें, रेडीमेड
हम यहाँ पर थान वाले कपड़े से रेडीमेड कपड़े आपके यहाँ पर बना लें, तो जो रेडीमेड कपड़े आपके यहाँ पर बनेंगे वो मार्केट में ऊंची कीमत पर बेचे जा सकते हैं। सो जो कॉटन हमने प्रोड्यूस किया, जो हमने कॉटन आपके यहाँ पर प्रोड्यूस किया, वो कॉटन यानी कि उस कॉटन का एक लिमिटेड यूज था, एक लिमिटेड डायरेक्ट यूज था, क्योंकि कॉटन क्या है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि खेत में काली मिट्टी में आपका उगाया जाता है। उससे हमने धागे बनाए, धागे से कपड़ा और कपड़े से रेडीमेड हमने कपड़े यहाँ पर बनाए जिनको हम ज्यादा महंगी कीमत पर बेच सकते हैं। तो जो हमने फिनिश्ड प्रोडक्ट आपके यहाँ पर बनाए वो कच्चे माल से कहीं ना कहीं 10 गुना या 20 गुना या फिर हो सकता है 50 गुना कीमत पर बेचे जा सके। तो फिनिश्ड गुड्स विद इंक्रीज्ड यूटिलिटी, तो जो फिनिश्ड गुड्स होती हैं उससे आपकी जो यूटिलिटी है उसका इस्तेमाल जो है वो आपका बढ़ जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया है कि जो आपका कॉटन है, कॉटन ट्रांसफॉर्म इनटू यार्न, मतलब उससे क्या होते हैं, हम धागे बनाते हैं और उनसे हम क्या बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। तो कपड़े ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट है अगर हम कंपेयर करते हैं कॉटन के मुकाबले। इसी तरीके से आयरन ओर, जिसे कन्वर्ट कर देते हैं हम स्टील अगेंस्ट वैल्यू फॉर मेकिंग दी मशीन्स एंड टूल्स। तो जो बेसिकली आयरन ओर आपके यहाँ पर निकलता है उसे आगे चल के ट्रांसफॉर्म करके हम क्या बना लेते हैं, मशीनें आपकी यहाँ पर बना लेते हैं। उससे हम क्या कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म करके मशीनें वगैरह बना लेते हैं। अगर हम हीरे की बात करते हैं, डायमंड, डायमंड जब हमें खदान से, हम नेचुरल डायमंड्स की बात कर रहे हैं कि अगर हमने किसी भी डायमंड माइन से अगर हमने कोई हीरा निकाला है, तो जब हीरा खदान से निकलता है, माइन से निकलता है, तो उसकी उतनी वैल्यू उस समय एग्जैक्ट नहीं होती। ठीक है, महंगा होता है, वो भी काफी वैल्यूएबल होता है जो हीरा आपको मिलता है, क्योंकि सबको पता है कि इसको हम पॉलिश और इसकी कटिंग करके इसे ऊंचे दाम में बेच सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली अगर हम बात यहाँ पर करें उस हीरे की जो हमें नेचुरली मिला है, उतनी वैल्यू उस समय नहीं होती जितनी वैल्यू उसकी कटिंग और पॉलिशिंग के बाद हो जाती है, जब उसे तराश दिया जाता है ना। तो इससे हमें समझ में आता है कि जब हम उसमें सेकेंडरी एक्टिविटीज का इस्तेमाल करके उसे एक बहुत ही वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो ज्यादा वैल्यूएबल चीज हमारे लिए बन जाती है, ज्यादा महत्वपूर्ण चीज हमारे लिए बन जाती है। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इसी में आपको मैन्युफैक्चरिंग भी देखने को मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकेंडरी एक्टिविटी आपकी यहाँ पर बनती है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग encompasses a vast array of the production process। मतलब बेसिकली इसमें अगर हम बात करें, मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोडक्शन प्रोसेस का एक बड़ा हिस्सा है, या हम यूं बात करें कि किसी भी चीज का जो उत्पादन होता है, उस उत्पादन करने के लिए या उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीटली अगर हम एक वर्ड में डिफाइन करें तो वो मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हम कह सकते हैं जब पारंपरिक तौर पर हाथों से बने हुए सामान बनाए जाते हैं तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आयरन और स्टील से बने हुए प्रोडक्ट्स की भी। हम स्टाम्पिंग आउट प्लास्टिक टॉयज की हम बात कर रहे हैं, जब प्लास्टिक टॉयज प्रोड्यूस किए जाते हैं। असेंबलिंग डेलिकेट कंप्यूटर कंपोनेंट्स, यानी कि कंप्यूटर जो आपका होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, दोनों को सभी कंपोनेंट्स को कंपाइल करके इंस्टॉल करके हम एक फाइनल प्रोडक्ट बना देते हैं, यानी कि कंप्यूटर। ठीक इसी तरीके से जैसे कि आपके स्पेस व्हीकल्स वगैरह को बिल्ड करना, इन सभी को बनाने में जो प्रोसेस यूज होती है, इन सभी को बनाने में जो भी चीजें इस्तेमाल होती हैं, जो भी स्किल्स यूज होती हैं, सब मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा आपका यहाँ पर बनता है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पहले मैन्युफैक्चरिंग वर्ड के बारे में समझा देता हूं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर का लिटरल सेंस जो आपके यहाँ पर बनता है, ये जो वर्ड आपका है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। मैन्युफैक्चर वर्ड में आता है पहले मेनू और दूसरा है फैक्चर। तो मेनू का मतलब होता है एक तरीके से हैंड, यानी कि हाथ, और फैक्चर का मतलब होता है मेक, यानी कि जो हाथों से बनाया गया हो वो मैन्युफैक्चर होता है। उस चीज को हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बोलेंगे जो हाथों से मैन्युफैक्चर किया गया हो, हाथों से आपके यहाँ पर बनाया गया हो। ठीक है, अब आज के जमाने में जरूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग केवल हाथों से ही हो। हाँ ठीक है, हाथों के द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले कंप्यूटर और उन कंप्यूटर से बड़ी बड़ी मशीनों को कंट्रोल करके मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि अब आज के टाइम पे, आज के इस हाईटेक दौर में हर चीज हाथों से ही प्रोड्यूस हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ये पॉइंट याद रखना। हम वापस आते हैं इस पॉइंट पर कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की,
तो उसकी जो कॉमन विशेषताएं हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें पावर और एनर्जी का इस्तेमाल होता है, एप्लीकेशन ऑफ पावर। मैन्युफैक्चरिंग जब होती है तो उसमें क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ पावर, एनर्जी का इस्तेमाल होता है, पावर का यूटिलाइजेशन होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस एनर्जी सोर्सेस टू ड्राइव प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि अगर हमें प्रोडक्शन करना है, अगर हमें उत्पादन करना है, तो उस प्रोसेस में अलग अलग तरीके के यानी कि वेरियस एनर्जी सोर्सेस का इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि अगर आपको बड़ी बड़ी मशीनों को रन करना है, ताकि जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, प्रोडक्ट को बना सकें, है ना, प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उन मशीनों को चलाने के लिए आपको एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा। आप सोलर एनर्जी यूज कर सकते हैं, आप मे भी हो सकता है आप विंड एनर्जी को यूज यहां पर करें, मे भी हो सकता है आप हाइड्रो एनर्जी को आप यहां पर यूज करें, मे भी हो सकता है आप पेट्रोल का इस्तेमाल करें, डीजल का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करें, जो कि आपको हाइड्रो एनर्जी से ही मिलेगी। तो फैक्ट्री को चलाना है, फैक्ट्री की मशीनों को चलाना है, तो उसे चलाने के लिए आपको किसी ना किसी तरीके के एनर्जी सोर्स की जरूरत आपको यहां पर पड़ेगी ही पड़ेगी। यानी कि जब बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग होती है तो पावर, एप्लीकेशन ऑफ पावर, ये आपकी यहां पर यूज जरूर होती है। और मैन्युफैक्चरिंग में बड़े पैमाने पर उत्पादन आपका यहां पर किया जाता है, यानी कि मास प्रोडक्शन। आप यहां पर देख सकते हैं इस पर्टिकुलर इमेज में, ये कोका कोला जो आपकी कोल्ड ड्रिंक होती है, बेसिकली ये उसका एक प्लांट है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर कुछ लोग आपके यहां पर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और यहां पर जो मशीनें हैं उससे कोका कोला या जो कोक है उसका प्रोडक्शन आपका बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर कोक आपके यहाँ पर प्रोड्यूस की जा रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग की एक दूसरी विशेषता होती है, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि मैन्युफैक्चरिंग में मास प्रोडक्शन होता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, क्रिएशन ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स इन लार्ज क्वांटिटीज। यानी कि यहाँ पर जो भी आइडेंटिकल प्रोडक्ट है या जो भी प्रोडक्ट है उसे बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है, प्रोड्यूस आपका यहाँ पर किया जाता है। थर्ड वन इज स्पेशलाइज्ड लेबर। और देखिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अगर कोई पर्सन ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास कोई खास स्किल नहीं है, तो वो फिर मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा नहीं बन सकता। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपके पास एक विशेष नॉलेज, आपके पास एक स्पेशल स्किल, आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए। वर्कर्स जो भी आपके यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को परफॉर्म करते हैं, वर्कर्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क इन फैक्ट्री सेटिंग्स। तो आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं वहां पर हर व्यक्ति का जो काम होता है ना, वो डिवाइडेड होता है। उनको पता है कि मान लेते हैं बाइसिकल बनाने का कारखाना है, बाइसिकल बनाने की फैक्ट्री है, यहाँ पर साइकिल्स आपकी बन रही हैं। तो इस व्यक्ति का काम केवल क्या है कि मान लेते हैं कि वो व्हील्स इंस्टॉल करेगा, तो ये केवल व्हील्स ही इंस्टॉल करेगा। इसी तरीके से जो बड़ी बड़ी जो ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज आपकी यहाँ पर होती हैं, जैसे कि कोई कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, तो वहां पर अगर कोई इंजीनियर मान लेते हैं कि इंजन का एक पर्टिकुलर हिस्सा इंस्टॉल करेगा, तो फिर वो इंजन का वही पर्टिकुलर हिस्सा ही इंस्टॉल करेगा, वो कोई दूसरा काम नहीं करेगा। और वो अपने काम में बहुत ही एफिशिएंट होता है, अपने काम में बहुत ही बेहतर होता है, स्पेशलाइज्ड होता है, उस चीज की उसको नॉलेज होती है, उस चीज की उसको एक्सपीरियंस होती है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी नॉलेज और बिना किसी स्किल्स के मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा नहीं बन सकता। तो पॉइंट यहां पर क्लियर है, जहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पर हमें एप्लीकेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है, बड़े पैमाने पर मास प्रोडक्शन देखने को मिलता है, और स्पेशलाइज्ड लेबर हमें देखने को मिलता है। ये मैन्युफैक्चरिंग की क्या है, सामान्य विशेषताएं हैं। ग्लोबली अगर हम देखें, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग स्पेक्ट्रम की अगर हम लोग बात करें, तो मैन्युफैक्चरिंग एग्जिस्ट ऑन अ स्पेक्ट्रम ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आज के टाइम पे कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एग्जिस्ट ऑन अ स्पेक्ट्रम ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यानी कि आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक हो चुकी है, इतनी डेवलप हो चुकी है, उसका इस्तेमाल भी हमें देखने को मिलता है। सो आज के टाइम पे मॉडर्न ऑपरेशन विद एडवांस पावर एंड मशीनरी, आज के टाइम पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो एडवांस पावर और एडवांस मशीनरी का इस्तेमाल उसमें होता है। आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की, ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करें, ट्रेडिशनल मेथड्स स्टिल प्रिविलेंट मैनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ऐसे कंट्रीज हैं जो अभी उतने डेवलप्ड नहीं हुए हैं, उतने विकसित नहीं हुए हैं, वो विकासशील देश होने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी का अभी डेवलपमेंट हुआ नहीं है। तो आज भी बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जहां पर पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है,
है ना, प्रोडक्शन करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में। मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चर वर्ड का क्या लिटरल सेंस होता है वो मैंने आपको बता ही दिया। मैन्युफैक्चर इन इट्स लिटरल सेंस मैनु यानी कि हैंड, और फैक्चर का मीन्स है बनाना, हाथों से बनाना। अब आज के टाइम पे हम ये बात करेंगे कि आज के टाइम पे जो बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग आपकी यहाँ पर होती है उसके ऊपर अब बातचीत कर लेते हैं। मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, तो आप पहले इमेज पर गौर कीजिएगा। यहाँ पर जो इमेज आपको दिख रही है कि आज के टाइम पर आधुनिक बड़े पैमाने पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे कि आपके सामने एक इमेज है और ये इमेज है आपकी कार मैन्युफैक्चरिंग की। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर कारों का उत्पादन हो रहा है, कारों का प्रोडक्शन हो रहा है। So, modern manufacturing has evolved significantly from the traditional production methods with distinct characteristics that enable efficient and scale. तो आज के टाइम पे जो बड़े पैमाने पर आधुनिक बड़े पैमाने पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, एफिशिएंटली और बड़े पैमाने पर, ठीक है। आज की जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग है वो इवॉल्व हुई है पुराने या पारंपरिक जो आपके प्रोडक्शन मेथड्स थे, उन ट्रेडिशनल पारंपरिक प्रोडक्शन मेथड जो थे, मतलब जो पहले कई सालों से चले आ रहे पारंपरिक जो हमारे तरीके थे, पुराने तरीके थे, पारंपरिक मेथड्स थे जिसमें हम उत्पादन करते थे, उसमें हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, नॉलेज को यूज किया, और बड़े पैमाने पर ये जो प्रोडक्शन है वो आपके यहाँ पर हो रहा है। तो चलिए डिस्कशन यहाँ पर हम लोग करते हैं कि मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हम यहाँ पर मेथड्स की बात करेंगे कि किन किन मेथड्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन होता है। जैसे कि पहला मेथड है क्राफ्ट मेथड और दूसरा मेथड है मास प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स, क्राफ्ट मेथड एंड मास प्रोडक्शन मेथड। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि क्राफ्ट मेथड के तहत उनके जो क्वालिटीज हैं वो क्या क्या है, क्राफ्ट मेथड क्या होता है, या क्राफ्ट मेथड में क्या क्या शामिल होता है, मास प्रोडक्शन मेथड में क्या क्या शामिल होता है। क्राफ्ट मेथड मेड टू ऑर्डर प्रोडक्शन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्राफ्ट मेथड में बेसिकली क्या होता है कि जब उन चीजों का ऑर्डर आएगा आप तभी उनको बनाकर तैयार करेंगे, पहले से आप बनाकर नहीं रखेंगे, ठीक है। जब उसका ऑर्डर आएगा आप तभी उसे प्रोड्यूस करेंगे। मेड टू ऑर्डर प्रोडक्शन, ठीक है। और लिमिटेड क्वांटिटीज में प्रोडक्शन किया जाता है क्योंकि ये डाउट रहता है कि चीजें बिकेंगी कि नहीं बिकेंगी, ठीक है। तो ऐसे में बेसिकली क्या होता है कि आप या तो चीजों को हाथों से बनाते हैं या बहुत ज्यादा इसमें जो ह्यूमन लेबर है वो आपकी यहाँ पर यूज होती है। प्री ऑर्डर या फिर मेड टू ऑर्डर प्रोडक्शन आपका यहाँ पर होता है। मास प्रोडक्शन में क्या होता है, आप ये तय नहीं करते कि कितना ऑर्डर आएगा कितना ऑर्डर नहीं आएगा, आप बड़े पैमाने पर क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट्स आप यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। वर्कर्स परफॉर्म सिंगल टास्क रिपीटेडली, जैसे कि हम यहाँ पर बैकग्राउंड में अगर हम ये कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति सारे काम नहीं करता है। इस असेंबली लाइन में क्या होता है, कारें एक एक करके आपकी यहाँ पर आती रहती हैं, कारें एक एक करके सामने से जाती रहती हैं। एक व्यक्ति या एक इंजीनियर का काम केवल एक ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंजीनियर को मान लेते हैं कि कार के इस वाले हिस्से में ये वाला जो पार्ट है वो आपका इंस्टॉल करना है, तो वो क्या करेगा, वो केवल यही पार्ट इंस्टॉल करेगा, वो कार के बाकी किसी पार्ट को टच भी नहीं करेगा। जैसी कार उसके सामने आएगी ये वाला पार्ट वो लेकर आएगा और इसमें इंस्टॉल कर देगा, ठीक से फिट कर देगा, और एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसे टास्क पूरा करना पड़ेगा ताकि असेंबली लाइन टाइम के साथ साथ स्मूथली आगे बढ़ती रहे। और ये कार आगे बढ़ जाएगी, नई कार उसके सामने आ जाएगी, नई कार आने पर वापस से वो यही पार्ट क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा। तो वो ये काम रिपीटेडली करता रहेगा, इससे इस काम में वो काफी एक्सीलेंट हो जाता है, एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, उसके पास ये काम करने की नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो क्या है, एक इंजीनियर है। तो यहां पर क्या होता है, रिपीटेडली आपको एक ही सिंगल टास्क करने को दिया जाता है, आप हर काम नहीं करते। जबकि अगर हम क्राफ्ट प्रोडक्शन में बात करें तो वैसे पूरा का पूरा प्रोडक्शन आप खुद ही करते हैं,
और यहाँ पर क्योंकि आप चीजें हाथों से बना रहे हैं या इसमें ह्यूमन लेबर काफी यूज होती है, दैट्स वाई कि प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी यहाँ पर हाई हो जाती है। प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पर क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। यहाँ पर लोअर यूनिट कॉस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आप कुछ नहीं मतलब बहुत सारा सामान बना रहे हैं। ठीक है, अगर एक बड़ी सी फैक्ट्री है और वहां पर रोज 5 ही कारें बन रही हैं और 5 कारों को बनाने के लिए 10 इंजीनियर, खूब सारी एनर्जी और बहुत सारे कंपोनेंट्स और बहुत सारी लेबर यूज हो रही है, तो ऐसे में उन 5 कारों की कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन हम उतने ही समय में, उतने ही लेबर्स में 5 की जगह अगर हम 50 कारें प्रोड्यूस कर रहे हैं, कम समय में ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, तो यहाँ पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मास प्रोडक्शन का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पर यूनिट कॉस्ट आपकी यहाँ पर क्या हो जाती है, घट जाती है, कम हो जाती है। स्किल्ड क्राफ्ट पीपल कंप्लीट इंटायर प्रोडक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूं कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, बास्केट का। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक बास्केट का, कि यानी कि एक ऐसा क्राफ्ट पर्सन है जो कि बास्केट्स बनाते हैं, टोकरियां बनाते हैं, और बहुत ही सुंदर सी टोकरियां आपकी यहाँ पर बनाते हैं। तो पूरी की पूरी टोकरी बनाने का जो काम है वो खुद ही करेगा, हाथों से करेगा। ठीक है, समय लगेगा क्योंकि वो एक एक करके प्रोडक्शन करेगा। पहले से बास्केट बना के वो कुछ ही रख सकता है, ज्यादा नहीं रखेगा। ज्यादा बनाएगा तभी जब पहले से ऑर्डर होगा उसके पास, तभी वो ज्यादा बास्केट बनाएगा। लिमिटेड क्वांटिटी में बनाएगा, क्योंकि एक इंसान लिमिटेड ही काम कर सकता है, अनलिमिटेड तो कर नहीं सकता, मशीन तो है नहीं। और क्योंकि जब वो हाथों से काम कर रहा है, ह्यूमन लेबर उसमें यूज कर रहा है, इसलिए उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी आपकी ज्यादा ही होगी। आपने हमेशा ऐसा देखा होगा कि जब भी कोई चीज हाथों से बनती है, किसी की नॉलेज से, किसी की स्किल से, तो उसका जो दाम होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, राइट। हायर एफिशिएंसी एंड आउटपुट। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बहुत ही एफिशिएंसी के साथ बड़े पैमाने पर चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं, लाइक ये कार असेंबली लाइन आप यहां पर देख सकते हैं। सो द ट्रांजिशन फ्रॉम द क्राफ्ट टू मास प्रोडक्शन। तो आज से करीब 100 साल पहले या 200 साल पहले मशीनें तो थी नहीं। ठीक है, मशीनें नहीं थी, इतनी हायर टेक्नोलॉजी नहीं थी, उतनी एनर्जी नहीं थी, तो इंसान काम हाथों से ही करता था। इंसान ही चीजें प्रोड्यूस करते थे अपने हाथों से, क्राफ्ट। और वहां से आज हम मास प्रोडक्शन की तरफ बढ़ गए हैं, जहां पर हम टेक्नोलॉजी की मदद से, मशीनों की मदद से बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं। तो ये जो चेंज आया है, ये जो परिवर्तन आया है, रिप्रेजेंट्स अ फंडामेंटल शिफ्ट। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है इन मैन्युफैक्चरिंग अप्रोचेस, इन मैन्युफैक्चरिंग अप्रोचेस। ओके, द इवेल्यूएशन ऑफ द प्रोडक्शन मेथड। तो किस तरीके से जो आपके उत्पादन से संबंधित आपके मेथड हैं वो इवेल्युएट हुए हैं, या उनका इवेल्यूएशन हुआ है, उनकी शुरुआत हुई है। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्शन मेथड्स। तो पहले क्या होता था, क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन जहां पर कोई भी इंडिविजुअल आर्टिसन या कोई भी व्यक्ति या कोई भी कारीगर क्रिएटिंग कंप्लीट प्रोडक्ट्स विद हाई कस्टमाइजेशन बट लिमिटेड स्किल। जहां पर एक व्यक्ति ही सारा सामान खुद बनाता था, है ना। एक व्यक्ति बैठता है, अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज, अपने हुनर से वो कोई प्रोडक्ट बनाता है। फॉर एग्जाम्पल वो बास्केट मैन्युफैक्चर करता है, या कोई दूसरा सामान बनाता है, या फिर वो क्या करता है, किसी धातु को पिघलाकर उससे बर्तन या दूसरी मूर्तियां बनाता है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक व्यक्ति पहले किसी धातु या किसी मेटल को पिघलाकर उससे मूर्तियां बनाता है, उससे स्कल्पचर्स बनाता है। पूरा काम वो खुद ही करता है, मेहनत करता है। ठीक है, और क्योंकि अब वो व्यक्ति सारा काम जब उसे खुद ही करना है, तो ये बहुत ही लिमिटेड स्केल पे कर पाएगा। ठीक है, फिर धीरे क्या हुआ, कुछ शुरुआती फैक्ट्रीज बनना शुरू हुई। तो फैक्ट्रियों में खुद उत्पादन शुरू हुआ, सेंट्रलाइज प्रोडक्शन। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से बनने वाला या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड हर चीज उसी फैक्ट्री के अंदर बनने लगी, विद बेसिक डिवीजन ऑफ लेबर एंड मैकेनिकल पावर। तो यहां पर क्या हुआ, थोड़ा बहुत लेबर भी यूज होते थी, थोड़ा बहुत मशीनों का इस्तेमाल करके फिर हमने प्रोडक्ट बनाने शुरू किए। फिर आ गई आपकी असेंबली लाइंस। असेंबली लाइन का एग्जांपल मैंने अभी आपको इमेज में दिखाया कि यहाँ पर जो कार मैन्युफैक्चरिंग ये फैसिलिटी है, यहाँ पर कारें एक असेंबली लाइन में आपको दिख रही हैं। एक लाइन से आती जाएंगी कारें और आपको एक एक पार्ट जोड़ते जाना है। आप एक एक पार्ट इंस्टॉल करते जाएंगे, आपको एक ही पार्ट इंस्टॉल करना है, और यही टास्क आपको रिपीटेडली हर कार के साथ करना है। तो इससे क्या होता है कि चीजें और स्टैंडर्ड हो गई, स्टैंडर्डाइज हो गई। कम समय में ज्यादा टास्क आप परफॉर्म कर पाएंगे। स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट्स विद वर्कर्स स्पेशलाइजिंग इन स्पेसिफिक टास्क। तो जिस व्यक्ति को यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया वो एक पर्टिकुलर टास्क में क्या है,
आपका स्पेशलाइज्ड होगा। और आज के टाइम पे असेंबली लाइन से भी आगे अगर हम जाते हैं तो मॉडर्न ऑटोमेशन, जहां पर काफी हद तक इंसानों की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपके रोबोटिक्स यानी कि इंसानी मशीनें, रोबोट्स क्या होते हैं, इंसानों के द्वारा कंट्रोल की जाने वाली मशीनें, तो अब इंसान की जगह रोबोट्स ने आपकी यहाँ पर ले ली है। रोबोट्स क्या करते हैं, पार्ट्स को इंस्टॉल करते हैं, या फिर कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम होता है विद हाई स्पेशलाइज्ड ह्यूमन ओवरसाइट। इंसानों की भी क्या है, एक लिमिट है। अगर हम किसी इंसान को मान लेते हैं इस कार के इस वाले हिस्से को इंस्टॉल करने की जिम्मेदारी दें, तो एक इंसान अपनी ह्यूमन लेबर से लिमिटेड कारों में ही 20, 30, 50 वो थक जाएगा, है ना। उसे रेस्ट की जरूरत होगी, मशीनों को रेस्ट की जरूरत नहीं होगी। तो इस वाले पार्ट को अगर लगाना है तो इसकी जगह अगर हम किसी रोबोट को यूज कर लें, किसी रोबोट को यूज कर लें, रोबोट ये काम कर सके, तो रोबोट थकेगा भी नहीं और कम समय में ज्यादा कारों में वो ये पार्ट क्या कर पाएगा, इंस्टॉल कर पाएगा। और रोबोट की अगर हम बात करें तो एक बार वन टाइम खर्चा है, और जिस स्पेशलाइज्ड वर्कर को हम यहाँ पर लगा रहे थे, ह्यूमन लेबर को लगा रहे थे, उसकी सैलरी तो हर महीने देनी पड़ेगी। रोबोट एक बार इन्वेस्टमेंट रोबोट में करनी पड़ेगी और बस वो प्रोडक्शन करता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आप ऐसे काम जो रिपीटेडली करने वाले काम है, बार बार करने वाले काम है, और जो काम मशीनें भी कर सकती हैं, मशीनें इंसानों से बेहतर ये काम कर सकती हैं, तो ऐसे में ये मॉडर्न ऑटोमेशन पे चला जाता है, जहां पर रोबोटिक्स और कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम्स की मदद से मशीनें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को असेंबल करेंगे, उसे प्रोड्यूस करेंगे। तो ये है कि हम किस तरीके से क्राफ्ट प्रोडक्शन, अर्ली फैक्ट्रीज, असेंबली लाइंस और अब मॉडर्न ऑटोमेशन की तरफ आपका क्या है, बढ़ रहे हैं। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर रहा होगा, है ना। तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि हाँ सर ये पॉइंट क्लियर है। इम्पैक्ट ऑफ द स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप किसी चीज में स्पेशलाइज्ड हैं तो आप उस काम को बाकी दूसरे लोगों से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है आप दूसरे लोगों के मुकाबले कम समय में वो काम कर दें और बेहतर तरीके से वो काम कर दें, है ना। ठीक है, जैसे कि हम बात करें सचिन तेंदुलकर की, सचिन तेंदुलकर स्पेशलाइज्ड बैट्समैन है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। तो जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर कवर ड्राइव मारते हैं, उस तरीके से किसी न्यू कमर के लिए कवर ड्राइव मार पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके पास एक स्पेशल टैलेंट है, प्लस उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। तो किसी भी चीज में अगर आप स्पेशलाइज होते हैं, तो या तो आपको उस चीज की बहुत अच्छे से नॉलेज है, आपके पास उससे रिलेटेड स्किल है या उससे रिलेटेड कोई टैलेंट है, और आप वो काम पहले से करते चले आ रहे हैं, आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। सो आप क्या कर सकते हैं, इससे आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। स्पेशलाइजेशन से क्या होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, वर्कर्स बिकम हाईली स्किल्ड एट स्पेसिफिक टास्क। तो जो वर्कर्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर टास्क को करने में बड़े एफिशिएंट हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अपने रियल लाइफ एग्जांपल ये देखा होगा कि फॉर एग्जांपल आपकी कार है, आपकी बाइक या स्कूटी है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास अपनी कार या स्कूटी को लेकर जाते हैं जो कार या स्कूटी ठीक करने में कई सालों से कार या स्कूटियां ठीक कर रहा है, उसके पास 20-25 साल का अनुभव है, आज भी बूढ़े बुजुर्ग लोगों के पास जो अनुभव है, तो कई बार क्या होता है कि आपकी कार में, आपकी स्कूटी में क्या खराबी है, कई बार जो नए नए मैकेनिक्स हैं वो चीजें नहीं ढूंढ पाते। लेकिन जब आप एक एक्सपीरियंस व्यक्ति के पास लेकर जाते हैं तो वो कई बार थोड़ा सा देखकर ही बता देगा कि आपकी गाड़ी में क्या खराबी है। ये है उसकी स्किल, ये है उसका टैलेंट, ये है उसका एक्सपीरियंस। राइट, क्लियर है। तो जब कोई चीज आप एक ही तरीके से एक ही चीज को बार बार करते रहेंगे, तो उससे नॉलेज और उससे रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है वो आपका बढ़ जाएगा। तो इससे वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इससे आप स्केल कर सकते हैं, एबिलिटी टू प्रोड्यूस इन क्वांटिटीज दैट मीट ग्लोबल डिमांड। तो वैश्विक स्तर पर दुनिया भर में जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड डिमांड है, आप उसे पूरा कर सकते हैं, यानी कि आप बड़े पैमाने पर एक बड़ी फैक्ट्री में चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि उसे स्केल कर सकते हैं। लोअर कॉस्ट, जब आप चीजें बड़े पैमाने पर बनाते हैं तो पर प्रोडक्ट या पर यूनिट जो एक्सपेंस है वो कम हो जाता है। ठीक है, सो मास प्रोडक्शन रिड्यूसेस पर यूनिट एक्सपेंसेस। तो जब आप बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं तो पर यूनिट खर्चा जो है वो कम हो जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन, आपकी जो चीज है वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट बन जाता है, एक
स्टैंडर्ड क्वालिटी आप सेट कर देते हैं, एक स्टैंडर्डाइजेशन आप सेट कर देते हैं, कंसिस्टेंट क्वालिटी अक्रॉस ऑल दी प्रोडक्ट्स, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब आप ये समझो कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है और उस प्रोडक्ट को बनाने में हर लेवल पर आपने क्वालिटी को मेंटेन किया है, जिससे आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनकर आया है वो एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट आपके यहाँ पर बनकर आया है। सो स्पेशलाइजेशन है ट्रांसफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम एन आर्टिसनल एक्टिविटी टू अ पावरफुल इकोनॉमिक फोर्स। तो स्पेशलाइजेशन ने क्या किया है, ट्रांसफॉर्म किया है मैन्युफैक्चरिंग को बदला है, मैन्युफैक्चरिंग को बदल दिया है, एक आर्टिसनल एक्टिविटी की जगह हमने इसे एक पावरफुल इकोनॉमिक फोर्स बना दिया है, जिससे हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, कम समय में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। तो अभी तक हमने सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या क्या डिस्कस किया, सेकेंडरी एक्टिविटीज में हमने देखा कि वैल्यू एडिशन क्या है। वैल्यू एडिशन क्या होता है कि सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या करती हैं, कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को बदल देती हैं, ट्रांसफॉर्म कर देती हैं एक और ज्यादा वैल्यूएबल और एक यूजफुल प्रोडक्ट में। हमने फिर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग स्पेक्ट्रम को देखा और फिर हमने प्रोडक्शन मेथड्स को देखा। तो अभी तक हम लोगों ने ये सारी चीजों को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब आगे बढ़ेंगे। आगे अंडरस्टैंडिंग दीज कंसेप्ट हेल्प एक्सप्लेन हाउ इकोनॉमी इज डेवलप एंड हाउ द वैल्यू इज क्रिएटेड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। आगे हम बात करेंगे मैकेनाइजेशन प्रोसेस की। So what is the meaning of mechanization? Mechanization refers to using gadgets without accomplish task. Gadgets which accomplish task, हम यानी कि क्या करते हैं, गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं और जिससे हम अपने जो टास्क है वो पूरे करते हैं। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से प्रोडक्शन सर्विस इवॉल्व हुई है, किस तरीके से प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग इवॉल्व हुई है, उसमें मॉडर्न ऑटोमेशन भी आपका यहां पर आ जाता है। तो पहली चीज है कि मैकेनाइजेशन का मतलब यह होता है कि किसी टास्क को पूरा करने के लिए हम मशीनों का इस्तेमाल करें या फिर उस टास्क को पूरा करने के लिए हम मशीनों की हेल्प लें, ठीक है। ऑटोमेशन का क्या मतलब होता है, विदाउट एड ऑफ ह्यूमन थिंकिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि जब कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपकी चल रही है तो हम बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के, बिना किसी ह्यूमन थिंकिंग के वो टास्क पूरा कर सके। हमने अगर रोबोट में ये इंस्ट्रक्शन अगर हमने रोबोट को दे दिया है कि ये पार्ट आपको कार के इस हिस्से में इंस्टॉल करना है, तो उसे कुछ सोचना थोड़ी है, हमने उसे इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, तो वो रोबोट, वो मशीन वो टास्क रिपीटेडली करती रहेगी बहुत ही एफिशिएंट तरीके से जब तक हम उसे रोकेंगे नहीं, ठीक है। तो जहां पर हम बिना किसी ह्यूमन थिंकिंग के मशीनों से अपने मन मुताबिक काम करा सकते हैं, उसे जो इंस्ट्रक्शन हमने दे दिया वो टास्क वो परफॉर्म करके दे देगा, तो ये कहलाती है ऑटोमेशन। और आज के टाइम पे ऑटोमेशन सर्विस आपकी बढ़ रही है, ठीक है। इज द एडवांस स्टेज ऑफ द मैकेनाइजेशन, तो आज के टाइम पे जो ऑटोमेशन है वो आपका मैकेनाइजेशन की एक एडवांस स्टेज है। ऑटोमेटिक फैक्ट्रीज विद द फीडबैक एंड क्लोज लूप कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम वेयर द मशीन्स आर डेवलप्ड टू थिंक हैव टू स्प्रंग ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेसिकली आज के टाइम पे तो कुछ सोचने वाले काम, समझने वाले काम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे आने वाले समय में और दुनिया के कुछ हिस्सों में अब तो एआई को भी यूज किया जा रहा है, ठीक है, जहां पर काफी हद तक कुछ काम सोचने समझने की भी मशीनें ही क्या करती हैं, परफॉर्म आपके यहां पर करती हैं। ओके, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, अगर हम वर्ड की बात करें तो तकनीक को हमने कितना पहले से बेहतर बना दिया है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस थ्रू द रिसर्च, अगर हमें किसी टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाना है तो हमें उस पर रिसर्च करनी होगी, कुछ नया ढूंढना होगा, उसमें कुछ नया डेवलप करना होगा, तब पहले से मौजूद टेक्नोलॉजी को हम ज्यादा इनोवेट कर पाएंगे, ज्यादा बेहतर बना पाएंगे। सो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन थ्रू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी आर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग। तो आज की मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में जो रिसर्च और डेवलपमेंट होती है ताकि हम टेक्नोलॉजी को और बेहतर बना सकें और एनहेंस कर सकें, बहुत जरूरी है फॉर क्वालिटी कंट्रोल, ताकि हम चीजों को बेहतर क्वालिटी के साथ बना सकें, एलिमिनेट कर सकें वेस्ट को, कम से कम वेस्ट हो और इनएफिशिएंसी कम हो, और हम पॉल्यूशन को भी क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन समझ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और स्ट्रेटिफिकेशन,
मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इज करेक्टराइज, तो आज के टाइम पर जो आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग है, आज के टाइम पे जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी क्या विशेषताएं हैं, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की क्या विशेषताएं हैं। तो आज की जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग है, पहली चीज तो हमें ये देखने को मिलती है कि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। जैसे कि इस इमेज को अगर आप देखेंगे तो इस इमेज में एक पर्टिकुलर फैक्ट्री के अंदर कारों की मैन्युफैक्चरिंग आपकी यहाँ पर हो रही है, कारें मैन्युफैक्चर की जा रही हैं। अगर आप ध्यान से इस पूरी इमेज को देखेंगे तो आपको देखेंगे कि मशीनों का एक जाल है, मशीनों का एक जाल बिछा हुआ है, और मशीनों का ये पूरा का पूरा जो जाल बिछा हुआ है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ना। तो आज के टाइम पर जब आप बड़े पैमाने पर, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि आप जब देखते हैं कि जब बड़े पैमाने पर कहीं पर मास प्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पर जो टेक्नोलॉजी है, मशीन टेक्नोलॉजी है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, आपकी जो नॉलेज है, स्पेशलाइजेशन है, वो काफी बेहतर होनी चाहिए। डिवीजन ऑफ लेबर्स फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स विद लेस एफर्ट एंड लो कॉस्ट। डिवीजन ऑफ लेबर्स, हम क्या करते हैं, लेबर को भी डिवाइड करते हैं, डिवीजन उनका कर देते हैं ताकि हम ज्यादा वस्तुएं प्रोड्यूस करा सकें कम एफर्ट्स में और लो कॉस्ट में। आज के टाइम पर अगर आप मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं बड़े पैमाने पर तो आपको बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी फैक्ट्री को लगाने के लिए, इतनी सारी मशीनों को इंस्टॉल करने के लिए, इतने सारे लेबर्स को सैलरी देने के लिए, कच्चा माल खरीदने के लिए, बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है तो फिर आपको बड़े पैमाने पर पैसा यानी कि पूंजी भी लगानी होगी, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी होगा, ठीक है। एंड एग्जीक्यूट ब्यूरोक्रेसी, मतलब आपको इसमें बेसिकली अधिकारियों को और एम्प्लॉयज को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इतने बड़े पैमाने पर इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए आपके पास कर्मचारियों की एक टीम होनी चाहिए, एम्प्लॉयज की एक टीम होनी चाहिए जो इन सारी प्रोसेस को क्या करे, कंट्रोल करे, ठीक है। अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि आखिर क्यों ऐसा देखने को मिलता है कि दुनिया के कुछ इलाकों में, दुनिया के कुछ कंट्रीज में बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है बेहतर टेक्नोलॉजी की मदद से, और दुनिया के कुछ हिस्सों में बहुत ही ना के बराबर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, या फिर मैन्युफैक्चरिंग जीरो है या बहुत ही कम मैन्युफैक्चरिंग है। ऐसा क्यों है? दुनिया के कुछ इलाकों में, कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर मॉडर्न ऑटोमेशन के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और दुनिया के कुछ हिस्सों में आज भी हाथों से यानी कि वही क्राफ्ट मेथड से प्रोडक्शन हो रहा है। तो ऐसा क्यों, समझते हैं। मेजर कंसंट्रेशंस ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग हैव फ्लरिश्ड इन अ फ्यू नंबर ऑफ प्लेसेस। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आज के टाइम पर बड़े पैमाने पर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो दुनिया के कुछ ही स्थानों पर हो रही है, दुनिया की कुछ ही लोकेशंस पर हो रही है। एंड दीज कवर लेस देन 10% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड, यानी कि दुनिया का जो टोटल लैंड एरिया है, दुनिया का जो टोटल लैंड एरिया है, उस टोटल लैंड एरिया में से लेस देन 10%, 10% से भी कम लैंड एरिया में मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग आपकी यहां पर हो रही है। दीज नेशंस हैव बिकम द सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर्स। तो दुनिया के जिन देशों में आज के टाइम पे बड़े पैमाने पर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वही कंट्रीज आज के टाइम पे दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज कहला रहे हैं, बड़ी इकोनॉमिक पावर है, बड़ी पॉलिटिकल पावर है, लाइक अमेरिका, लाइक यूएस, लाइक जापान, लाइक यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज हैं। यूरोप में अगर हम बात करें लाइक ब्रिटेन, लाइक फ्रांस, लाइक जर्मनी, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। दीज नेशंस हैव बिकम द सेंटर, और यही कंट्रीज क्या है, इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, पॉलिटिकल पावर के सेंटर्स हैं। हाउएवर in terms of the total area covered, manufacturing sites are much less conspicuous and concentrated on much smaller areas than that the agriculture due to the greater intensity of the processes. कहने का मतलब इनका बेसिकली ये है कि जैसे कि आपको दिखेगा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने बताया है कि 2.5 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द एरिया में अगर अमेरिकन कॉर्न बेल्ट है, usually includes about 4 large farms employing about 10 to 20 workers supporting 50 to 100 persons, but this same area could contain several large integrated factories and employ the thousands of the workers. कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इनके कहने का अर्थ ये है कि बेसिकली मान लेते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, इस टोटल एरिया का टोटल एरिया है 2.5 स्क्वायर किलोमीटर, और इस 2.5 स्क्वायर किलोमीटर में मान लेते हैं 4 आपके फार्म्स हैं,
4 आपके खेत है जहां पर कॉर्न प्रोड्यूस किया जाता है, अमेरिकन कॉर्न उगाया जाता है। और अमेरिकन कॉर्न उगाने के लिए मान लेते हैं कि हर फार्म में 10 से 20 वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। हर फार्म में 10 से 20 वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, तो इन चारों फार्म्स में मान लेते हैं कि 50 से 100 लोग इस फार्म में, इन चारों फार्म्स में 50 से 100 लोग क्या है यहाँ पर काम करते हैं। पहला फार्म, दूसरा फार्म, तीसरा फार्म, चौथा फार्म, ये है आपका, ये है आपके कॉर्न फार्म्स। ठीक है, तो 50 से 100 लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन अगर इतने ही एरिया में अगर हम यहाँ पर फैक्ट्रीज लगा दें, तो इतने ही एरियाज में 50 से 100 लोग के मुकाबले 500 से 1000 लोग को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। अगर हम इतने ही एरिया में, इतने ही एग्रीकल्चरल एरिया में जहां पर मुश्किल से 50 से 100 लोगों को रोजगार मिल पा रहा है, अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड फैक्ट्रीज, मॉडर्न मास प्रोडक्शन फैक्ट्रीज लगा दें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां इसी इलाके में लगा दें, केवल इतने ही एरिया में, तो यहाँ पर हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। यहाँ पर हजारों लोगों को उत्पादन क्या की दिया जा सकता है, हजारों लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। तो ये फर्क बता रहे हैं कि क्या फर्क है बेसिकली, प्राइमरी एक्टिविटीज कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज। सो व्हाई डू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज चूज डिफरेंट लोकेशन? मन में एक सवाल उठेगा कि बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली जो फैक्ट्रियां हैं वो डिफरेंट लोकेशन क्यों चूज करती हैं? सो इंडस्ट्रीज मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इंडस्ट्रीज चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनका जो प्रॉफिट है वो बढ़े। इंडस्ट्रीज मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट। वो अपनी लागत को कम करके, अपनी कॉस्ट को कम करके क्या करना चाहती हैं, अपना लाभ बढ़ाना चाहती हैं। सो देयरफॉर इंडस्ट्रीज शुड बी लोकेटेड एट द पॉइंट्स वेयर द प्रोडक्शन कॉस्ट आर मिनिमल। यानी कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां ऐसी लोकेशंस को चूज करती हैं जहां पर जो कॉस्ट है वो कम से कम पड़े, प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम हो। सो सम ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर अंडर। तो दुनिया में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कुछ पर्टिकुलर लोकेशन पर ही क्यों होती हैं? क्योंकि उस पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर वो फैक्ट्री स्टैब्लिश की जाती है तो उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम रहेगी। लागत जितनी कम होगी, कॉस्ट जितनी कम होगी, कंपनी का प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कोई फैक्ट्री किसी पर्टिकुलर एरिया में स्टैब्लिश होती है, या अगर आप कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स आप कंसीडर करेंगे उस फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए? आप ये देखेंगे कि वहां से बाजार की पहुंच कितनी है, एक्सेस टू द मार्केट। मतलब आप जहां पर अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं और जो प्रोडक्शन या जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, क्या आसपास के इलाके में उसकी डिमांड भी है? The existence of a market for manufactured goods is most important factor in the location of the industry. Market का मतलब है people who have a demand for these goods and also have the purchasing power, ability to the purchase of that particular good. For example, अगर हमने कहीं पर एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है जहां पर हम चाइना से बहुत सारे मोबाइल फोन के कंपोनेंट्स मंगाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, मोबाइल फोन असेंबल करते हैं, सारे पार्ट्स को जोड़कर मोबाइल फोन बना देते हैं। तो जहां पर वो फैक्ट्री स्टैब्लिश की जा रही है, क्या आसपास के बाजारों में, आसपास के शहरों में उस मोबाइल फोन को परचेज करने की डिमांड है? और अगर डिमांड है भी तो जितने में वो प्रोडक्ट बिकता है उस प्रोडक्ट की एवरेज कॉस्ट मान लेते हैं कि 20,000 रुपए से नीचे का स्मार्टफोन नहीं है, तो क्या आसपास के मार्केट में लोग यहां पर 20,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीदेंगे? अगर आंसर हाँ है तब आप वहां पर क्या करोगे, अपनी फैक्ट्री लगाओगे। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? एक्सेस टू द रॉ मटेरियल। आप जहां पर अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं और जिस तरीके का प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, क्या उस प्रोडक्ट के लिए आपको आसानी से उस लोकेशन पर रॉ मटेरियल मिल जाएगा? फॉर एग्जाम्पल शुगर मिल्स, चीनी की जो मिलें होती हैं, शुगर जो मिल्स आपकी यहां पर होती हैं, शुगर मिल की अगर हम लोग बात यहां पर करें तो चीनी की मिलों के लिए सबसे जरूरी होता है शुगर केन, गन्ना। इसलिए आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो शुगर मिल्स हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर केन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो उत्तर प्रदेश में अगर आप क्या करते हैं, शुगर मिल लगाते हैं या शुगर की फैक्ट्री बनाते हैं या लगाते हैं, तो वहां पर आपको आसानी से गन्ना मिल जाएगा। सो रॉ मटेरियल यूज्ड बाय द इंडस्ट्री शुड बी चीप एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट। यानी कि उन्हें अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कच्चा माल है वो सस्ते में मिलना चाहिए
और आपकी फैक्ट्री तक जो कच्चा माल है वो आसानी से पहुंचना भी चाहिए। इंडस्ट्री बेस्ड ऑन चीप बल्की एंड वेट लॉसिंग मटेरियल आर लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज स्टील इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री एंड सीमेंट इंडस्ट्री। तो जैसे स्टील इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है और आपकी जो सीमेंट इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्रीज बेसिकली आपकी स्टैब्लिश की जाती हैं। ये इंडस्ट्रीज बेसिकली आपकी स्टैब्लिश की जाती हैं उस लोकेशन पर, उस जगह पर जहां पर आसपास ही आपको इन इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल मिल जाए। मैंने आपको एग्जांपल दिया शुगर इंडस्ट्री का, मैंने आपको एग्जांपल दिया शुगर इंडस्ट्री का। तो जहां पर गन्ना प्रोड्यूस होगा लाइक उत्तर प्रदेश, वहीं पर शुगर इंडस्ट्री स्टैब्लिश होगी। पेरिशेबिलिटी इन अ वाइटल फैक्टर फॉर द इंडस्ट्री, मतलब कि क्या होता है बेसिकली कि जो रॉ मटेरियल है वो कितना जल्दी खराब होता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर आपने डेयरी इंडस्ट्री लगाई या कोई डेयरी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अमूल की फैक्ट्री है, तो अमूल की फैक्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल है वो आपका मिल्क है। अब कहीं दूध इतना दूर से ना आता हो कि जब तक वो फैक्ट्री पहुंचे खराब हो जाए। वैसे तो मिल्क जो लेकर जाते हैं वो आपके टेम्परेचर कंट्रोल टैंकर्स में लेकर जाया जाता है, लेकिन फिर भी अगर दूध है या आपकी डेयरी इंडस्ट्री है तो आप ऐसी जगह लगाओगे जहां पर आपको आसपास के गांव से ही दूध आपको यहां पर मिल जाए, क्योंकि जब तक मिल्क नहीं मिलेगा आप उससे मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं बना पाओगे। तो हमें यह देखना होगा कि ऐसा प्रोडक्ट जो आसानी से खराब हो जाता है, ऐसा कच्चा माल जो आसानी से खराब हो जाता है, ठीक है, तो हमें ये देखना होगा कि आसपास की लोकेशन पर ही उसकी फैक्ट्री लगेगी, क्योंकि अगर आप दूर फैक्ट्री लगाओगे या उसका रॉ मटेरियल बहुत दूर मिलेगा तो जब तक वो रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक पहुंचेगा वो खराब हो जाएगा। तो ऐसे में आपके पास रॉ मटेरियल की पहुंच खराब रॉ मटेरियल आप तक पहुंचेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपकी फैक्ट्री ज्यादा लंबा वहां पर चल नहीं पाएगी, क्योंकि ज्यादातर आपका रॉ मटेरियल खराब ही हो जाएगा, तो आपकी लागत ही बढ़ेगी और कुछ नहीं। इसकी जरूरत आपको आपकी फैक्ट्री वहां लगानी होगी जहां ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल आपको आसानी से उपलब्ध हो, कम समय में आपकी फैक्ट्री तक रॉ मटेरियल पहुंच जाए। आपको ऐसी जगह पर क्या करना होगा, अपनी फैक्ट्री लगानी होगी। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो एक पॉइंट ये रहेगा, एक्सेस टू लेबर सप्लाई। आपने फैक्ट्री लगा ली और फैक्ट्री को चलाने के लिए, काम करने के लिए लेबर्स की जरूरत है, लेकिन लेबर्स आपको मिल ही नहीं रहे हैं। उस फैक्ट्री में काम करने के लिए जिस तरीके के लेबर्स की जरूरत है, जिस तरीके के वर्कर्स की जरूरत है, वो वर्कर्स आपको मिल ही नहीं रहे हैं। आपने फैक्ट्री लगा ली है एक दूर दराज के गांव में, एक दूर दराज के विलेज के अंदर या विलेज के पास, और आपको ऐसे वर्कर्स चाहिए जो पढ़े लिखे हों, स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले हों। वो आपको गांव में नहीं मिलेंगे, वो आपको शहरों में ही मिलेंगे। तो आपकी फैक्ट्री की लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको उतनी लेबर सप्लाई हो नहीं पाएगी, क्योंकि हर कोई शहर छोड़कर गांव में जाकर काम करने के लिए रेडी नहीं होगा। सो एक्सेस टू द लेबर सप्लाई इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। सम टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टिल रिक्वायर स्किल्ड लेबर। कुछ विशेष प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग होती है और उसके लिए स्किल्ड लेबर चाहिए, और आसपास के एरिया में अगर स्किल्ड लेबर मौजूद नहीं है तो आपकी फैक्ट्री ज्यादा समय तक चल नहीं पाएगी। बिना वर्कर्स के या बिना लेबर्स के फैक्ट्री कैसे चलेगी, प्रोडक्शन कैसे होगा? इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन, मशीनों का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं, ऑटोमेशन पे जा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैव बीन रिड्यूस्ड एंड डिपेंडेंसी ऑफ द इंडस्ट्री अपॉन द लेबर्स। तो कुल मिलाकर ये पॉइंट समझ में आता है कि आसपास के इलाके में लेबर सप्लाई उपलब्ध होनी चाहिए, आसपास के एरिया में ही रॉ मटेरियल उपलब्ध होना चाहिए, और जब तक वो आपकी फैक्ट्री पहुंचे वो खराब नहीं होना चाहिए, और आसपास वो मार्केट होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट आप अपनी फैक्ट्री में बना रहे हैं वो आसपास के बाजारों में उस प्रोडक्ट को खरीदने की डिमांड हो, और जितने में आप वो प्रोडक्ट बेचते हैं उतने में उस प्रोडक्ट को खरीदने की कैपेबिलिटी भी हो, परचेजिंग पावर भी हो वहां के लोगों की। ठीक है, एक्सेस टू द सोर्सेस ऑफ एनर्जी, आसपास एनर्जी के सोर्सेस भी उपलब्ध हो। अगर आप बड़े पैमाने पर अपनी फैक्ट्री को चलाएंगे तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, पेट्रोल डीजल उपलब्ध हो, या फिर बिजली उपलब्ध हो, या सोलर एनर्जी उपलब्ध हो, कोई ना कोई एनर्जी का बड़ा सोर्स उपलब्ध होना चाहिए, और एक से ज्यादा हो तो बेटर है। कई बार अगर एक सोर्स आपके यहां पर फेल हो जाए तो आप दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी से यूज अपनी फैक्ट्री को रन कर सके। तो इंडस्ट्रीज विच यूज मोर पावर आर लोकेटेड क्लोज टू द सोर्सेस ऑफ द एनर्जी सप्लाई। तो ऐसी फैक्ट्रीज जिन्हें ज्यादा पावर की जरूरत होती है, ज्यादा बिजली की जरूरत होती है, वो एनर्जी सप्लाई सोर्स के पास ही स्टैब्लिश होती हैं। एज दिस, जैसे कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री,
क्योंकि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में धातु को पिघलाने के लिए, मेटल को पिघलाने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो ऐसे में एल्यूमिनियम इंडस्ट्री आपको वहीं पर देखने को मिलेगी जहां पर आपको एनर्जी सोर्स देखने को मिलेगा। अर्लियर कोल वॉज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इससे पहले फैक्ट्रियों को चलाने के लिए कोयला मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता था, लेकिन आज के टाइम पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली और पेट्रोल इमरजेंसी कंडीशंस में ये इंपॉर्टेंट सोर्स बन गए हैं एनर्जी के बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए। नेक्स्ट वन इज एक्सेस टू द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। वहां पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी उपलब्ध होनी चाहिए। आपकी फैक्ट्री तक अगर कच्चा माल पहुंचाना है तो ट्रांसपोर्ट बेहतर होना चाहिए। आपकी फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया है, प्रोड्यूस किया है, ठीक है, तो बेसिकली उसे बाजार तक पहुंचाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होनी चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज भी बढ़िया होनी चाहिए। बातचीत, कम्युनिकेशन, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड है, उसकी जानकारी आपकी कंपनी, आपकी फैक्ट्री तक पहुंचनी चाहिए। फैक्ट्री के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, फैक्ट्री के वर्कर्स के बीच में बेहतर कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए उपलब्धता हो, तो बहुत ही तेजी से और बहुत ही कन्वीनियंट और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ताकि हम कच्चे माल को फैक्ट्री तक ले जा सकें और जो आपकी फिनिश्ड गुड्स हैं, मतलब जो सामान बनकर तैयार है या जो प्रोडक्ट हमने फैक्ट्री में बनाकर तैयार किया है, उसे बाजार तक पहुंचाने के लिए हमें बेहतर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की जरूरत आपकी यहां पर पड़ेगी। करेक्ट है। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट नीड फॉर द इंडस्ट्रीज फॉर द एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी इंपॉर्टेंट जरूरी डिसीजन है, वो वर्कर्स तक पहुंचे, लेबर्स तक पहुंचे, मार्केट की इंफॉर्मेशन फैक्ट्री तक पहुंचे, इन सब के लिए बेहतर कम्युनिकेशन सर्विस होना जरूरी है। सरकार की पॉलिसी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट्स एडॉप्ट रीजनल पॉलिसीज। सरकारें क्या करती हैं, क्षेत्रीय नीतियां अपनाती हैं, रीजनल पॉलिसीज अपनाती हैं टू प्रमोट बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ताकि एक संतुलित इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, हैंस सेटअप इंडस्ट्रीज इन अ पर्टिकुलर एरियाज। जैसे कि अगर हम बात करें दिल्ली, तो सारी फैक्ट्रीज, सारी इंडस्ट्रीज अगर दिल्ली के अंदर ही आ जाएंगी तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए दिल्ली के आसपास का एरिया, दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में आप देखिए नोएडा है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां पर अपनी पॉलिसी शुरू की ताकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज दिल्ली से नोएडा शिफ्ट हो सके। नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा आ गया। ठीक है, तो ग्रेटर नोएडा का डेवलपमेंट, इसी तरीके से हरियाणा गवर्नमेंट ने डेवलप किया गुरुग्राम को। हालात खराब थे गुरुग्राम के, अभी रिसेंटली जो बारिश हुई। इसी तरीके से फरीदाबाद को डेवलप किया गया है। तो इसी तरीके से हम ये देख सकते हैं कि अब ऐसा नहीं कि अगर फॉर एग्जांपल इंडिया की अगर हम लोग बात करें, इंडिया की अगर हम लोग बात करें, अगर सारी इंडस्ट्रीज दिल्ली में या मुंबई में ही रहेंगी तो बाकी शहरों का क्या होगा या बाकी लोकेशंस का क्या होगा। तो आप ये देखते हैं कि सरकारें क्या करती हैं कि जो ऑलरेडी आपके इंडस्ट्रियल हब्स है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, चेन्नई, तो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज स्टेट गवर्नमेंट्स लेकर आती हैं, राज्य सरकारें लेकर आती हैं, जहां पर किसी बंजर इलाके में या दूर दराज के इलाके में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट किया जाता है, जिससे उस इलाके में लोगों का भला हो सके, वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो सरकारी पॉलिसी भी इसमें इन्वॉल्व होती है ताकि इस तरीके से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आपके यहां पर ना हो। फुट लूज इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज को कहते हैं, फुट लूज इंडस्ट्री। एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा फुट लूज इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल है। फुटलूज इंडस्ट्रीज कैन बी लोकेटेड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लेसेस, यानी कि फुटलूज इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिन्हें हम वाइड वैरायटी ऑफ प्लेसेस में स्टैब्लिश कर सकते हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल, ये किसी कच्चे माल पर निर्भर नहीं होती हैं कि अगर कच्चे माल पर निर्भर है तो फिर कच्चे माल के सोर्स के आसपास ही स्टैब्लिश करना पड़ेगा ना। लेकिन ये इंडस्ट्री किसी कच्चे माल पर डिपेंडेंट नहीं होती, ना ये वेट लूजिंग इंडस्ट्री होती है। अदरवाइज मतलब किसी भी तरीके से हम इंडस्ट्री को कहीं पर भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दे लार्जली डिपेंड ऑन द कंपोनेंट पार्ट्स, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज कंपोनेंट पार्ट्स पर डिपेंड करती हैं, विच कैन बी ऑब्टेन एनीवेयर, यानी कि ये कंपोनेंट पार्ट्स दुनिया के किसी भी हिस्से से मंगाए जा सकते हैं। एंड दे प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड ऑल्सो एम्प्लॉय स्मॉल लेबर फोर्स। तो यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी में ये सामान क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं
और छोटी सी लेबर फोर्स में भी इनका काम हो जाता है। दीज आर जनरली नॉट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, नॉर्मली ये पॉल्यूशन भी नहीं जनरेट करते हैं। एंड द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन देयर लोकेशन इज असेसिबिलिटी बाय द रोड नेटवर्क। एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर रोड नेटवर्क की असेसिबिलिटी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक बढ़िया एग्जाम्पल है और वो है डायमंड इंडस्ट्री। डायमंड इंडस्ट्री फुटलूज इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल है। डायमंड साइज में बहुत छोटे होते हैं, तो हमें पता है कि भारत के अलग अलग हिस्सों से जो कच्चा मतलब जो रॉ डायमंड आता है, तो मान लेते हैं ये जो रॉ डायमंड है, हमने कहीं पर एक छोटी सी लोकेशन पर 10 लोगों की एक टीम बुलाई। ये 10 लोग जो हैं, ये 10 पर्सन जो हैं, 10 लोगों की एक टीम है जिन्होंने रॉ डायमंड को पहले कटिंग और पॉलिशिंग का काम सीखा है। और हमने क्या किया, रॉ डायमंड्स मंगाए इस लोकेशन पर। अब आप मुझे ये बताओ कि फॉर एग्जाम्पल हमने 1000 रॉ डायमंड्स मंगाए, तो 1000 रॉ डायमंड्स को मंगाने में कितना बड़ा ट्रक लगेगा? आपके कहने का मतलब सर 1000 रॉ डायमंड, डायमंड तो सर बहुत छोटा सा होता है। अगर 1000 रॉ डायमंड्स भी हम मंगाते हैं तो इतने से बॉक्स से बड़ा बॉक्स तो नहीं लगेगा, इतना सा बॉक्स चाहिए। तो इतना सा बॉक्स पहुंचाना है और फिर कुछ आपको बेसिक टूल्स चाहिए। उन टूल्स का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, रॉ डायमंड को तरासेंगे, उसकी कटिंग करेंगे, उसकी पॉलिशिंग करेंगे। और जब वो डायमंड तैयार हो जाएगा तो फिर हम सूरत, मुंबई जैसे शहरों में उन्हें भेज देंगे। तो बस आपके पास उस लोकेशन के पास एक रोड नेटवर्क होना जरूरी है। आप कोई बड़ा माल या बड़ा कच्चा माल मंगाने नहीं वाले, बहुत ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत नहीं है, ना ही पॉल्यूशन क्रिएट होता है। आसपास हीरे उपलब्ध है या नहीं इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हीरे आप कहीं से भी मंगा सकते हैं। तो जो डायमंड इंडस्ट्री है वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फुट लूज इंडस्ट्री आपकी यहां पर बन जाएगी। पॉइंट यहां पर क्लियर है सभी को? पॉइंट यहां पर क्लियर है सभी को? देन से यस कि यस सर पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। चलिए अब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो कई तरीके से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, इनके साइज के अकॉर्डिंग, इनके इनपुट और रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग, आउटपुट और प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग, ऑनरशिप के अकॉर्डिंग। सो इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज, साइज के हिसाब से। तो पहले आप यहां पर देख लीजिए, ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आपकी बुक में दिया हुआ, ये पूरा का पूरा एक क्लासिफिकेशन है। किस किस तरीके से या किन किन बेसिस पर हम इंडस्ट्रीज को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन साइज, साइज के हिसाब से कॉटेज इंडस्ट्री हो सकती है, हाउस होल्ड इंडस्ट्री हो सकती है। लोग अपने घरों से भी ये काम कर सकते हैं, बास्केट बनाने का काम, टोकरी बनाने का काम लोग अपने घरों से कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर आभूषण बनाने का काम, ये सब घरों से हो सकता है। तो ये कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसमें बहुत ही कम लोगों की जरूरत पड़ती है, छोटा मोटा सामान, अचार बनाने की छोटी सी फैक्ट्री हो गई, कुछ हो गया। लार्ज स्केल फैक्ट्रीज, बड़े पैमाने पर साइज के अकॉर्डिंग, जैसे बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, जहां पर बड़े पैमाने पर कारें मैन्युफैक्चर की जाती हैं, वो लार्ज स्केल हो जाएगी। अब हम इस फैक्ट्री में किस तरीके का कच्चा माल यूज करते हैं या उस फैक्ट्री में किस तरीके का इनपुट होता है, उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जिसमें हम किसी ना किसी तरीके के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को यूज करते हैं, किसी फसल का इस्तेमाल करते हैं कच्चे माल के तौर पर, और फिर उससे एक फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार करते हैं, करेक्ट। तो इसमें जैसे कि शुगर इंडस्ट्री आ गई, और शुगर इंडस्ट्री के लिए हमें गन्ना चाहिए। एडिबल ऑयल, जैसे सरसों का तेल, सोयाबीन तेल, तो इसके लिए सरसों या सोयाबीन की जरूरत रहेगी, राइट। कॉटन, कॉटन टेक्सटाइल, तो इसके लिए हमें कॉटन चाहिए होगा। कॉफी, इसके लिए हमें कॉफी चाहिए होगी। टी, तो हमें टी गार्डन से पहले चाय की पत्तियां चाहिए होंगी। रबड़, रबड़ का एक पेड़ होता है, उससे हमें रबड़ का जो व्हाइट मिल्की जूस होता है वो चाहिए होता है, फिर उससे रबड़ बनेगी। तो इन सारे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हमें किसी न किसी तरीके के एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। तो पहला टाइप ये हो गया। मिनरल बेस्ड, जिसमें हमें किसी न किसी तरीके के जो आपके खनिज हैं उनका इस्तेमाल करना होगा। खनिज दो तरीके से हो सकते हैं, मेटेलिक हो सकता है, ठीक है, और नॉन मेटेलिक हो सकता है, ठीक है। मेटेलिक मतलब धातु, नॉन मेटेलिक अधातु।
अब मेटेलिक में ऐसी धातुएं हो सकती हैं जिसमें लोहा, आयरन इन्वॉल्व होता है, इंक्लूड होता है। तो जिसमें आयरन इंक्लूड होता है वो फेरस कैटेगरी में आ जाएगी, जिसमें आयरन नहीं होता वो नॉन फेरस कैटेगरी में आ जाएगी। जिसमें आयरन होता है फेरस में, जैसे आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई। नॉन फेरस में जिसमें आयरन नहीं होता, जिसमें कॉपर इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, जेम्स एंड ज्वेलरी, सोने और चांदी से बनी हुई चीजें, वो आ जाएंगी नॉन फेरस में। नॉन मेटेलिक जिसमें धातु का इस्तेमाल नहीं है, जैसे कि सीमेंट, जैसे कि आपके मिट्टी से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो हो जाएंगे। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री जिसमें हम कच्चे माल के तौर पर केमिकल यूज करते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल, कच्चा तेल यूज होता है पेट्रोकेमिकल बनाने के लिए। प्लास्टिक वगैरह के लिए आपका केमिकल का इस्तेमाल होता है। फाइबर है, ठीक है, सॉल्ट है, केमिकल फर्टिलाइजर बनाने के लिए होता है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री होती हैं, मतलब कि ऐसी इंडस्ट्रीज जिसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो हमें जंगल से मिलता है, जैसे कि टिम्बर, लकड़ी जो होती है जंगली लकड़ी का इस्तेमाल हो गया, ठीक है। जैसे कि कागज से इंडस्ट्री हो गई, पेपर इंडस्ट्री, पेपर बनाने के लिए भी हमें लकड़ी चाहिए होती है, राइट। एनिमल बेस्ड, यानी कि जिन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए मतलब एनिमल्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि चमड़ा जो होता है वो जानवरों की खाल से बनता है, तो लेदर हो गया। भेड़ों की जरूरत पड़ेगी अगर हमें ऊन प्रोड्यूस करना है तो। कौन सी इंडस्ट्री किस तरीके का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, फाइनली वो प्रोडक्ट कौन सा बनाती है, आउटपुट। तो जैसे बेसिक प्रोडक्ट्स या बेसिक आउटपुट में क्या जाएगा, आयरन और स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इसलिए आ जाता है बेसिक में क्योंकि आगे चल के आयरन और स्टील का इस्तेमाल करके दूसरे सेक्टर्स की मशीनें या बड़ी बड़ी मशीनें आपकी यहां पर बनाई जाती हैं। कंज्यूमर गुड्स की बात करें, कंज्यूमर गुड्स में आ जाएंगे जो हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं या यूज करते हैं, जैसे कि बिस्किट्स हो गए हैं, कपड़े हम पहनते हैं, वाहन व्हीकल्स, कारें, स्कूटर, साइकिल हम चलाते हैं, उनको यूज करते हैं। मालिकाना हक के आधार पर, ऑनरशिप के आधार पर, कि आखिर उस फैक्ट्री का ऑनर कौन है। अगर उस फैक्ट्री की ऑनर सरकार है, मतलब कि उस फैक्ट्री में मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग भारत सरकार के पास है, तो उसे हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी। अगर कोई बैंक है तो हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। कंपनी है तो हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल जहां से आप पेट्रोल भरवाते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सरकारी कंपनी है। लेकिन अगर उस पर ऑनरशिप किसी व्यक्ति विशेष की है, लाइक मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो वो प्राइवेट कंपनी हो गई। ज्वाइंट सेक्टर में क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों का निवेश शामिल होता है। तो साइज के आधार पर कौन कौन सी कंपनियां हो सकती हैं, इनपुट या रॉ मटेरियल के बेस पर कैसी कंपनियां हो सकती हैं, आउटपुट के बेस पर, ऑनरशिप के बेस पर, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में प्रोड्यूस होते हैं, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि इनमें से कौन सी कंपनी साइज के आधार पर कंपनी नहीं है, इनमें से कौन सी कंपनी इनपुट के आधार पर कंपनी नहीं है, इनमें से कौन सी कंपनी आउटपुट के आधार पर नहीं है, ऑनरशिप के आधार पर नहीं है। तो आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, तो यहां पर जितनी भी इंडस्ट्रीज हम लोगों ने डिस्कस की हैं, आगे हम थोड़ा थोड़ा उनके बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसे कि हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्री, ये बहुत ही, ये मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है वो होती है कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। हाउस होल्ड इंडस्ट्री इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री को एक परिवार के सदस्य घर से ही चला सकते हैं। द आर्टिशियंस, मतलब जो कारीगर होते हैं, वो आसपास के रॉ मटेरियल को यूज करके सिंपल टूल्स की मदद से क्या करते हैं, डेली कुछ ना कुछ सामान घर पर ही आपका बना देते हैं, अपनी फैमिली की मदद से, अपने घर के लोगों की मदद से। जैसे कि घर पर कुम्हार मिट्टी का इस्तेमाल करके घड़े बना सकता है, कोई दूसरा आर्टिशियन बेम्बू या फिर लकड़ी का इस्तेमाल करके टोकरी बना सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी यहां पर आ जाएंगे। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द हाउस होल्ड इंडस्ट्री बाय इट्स प्रोडक्शन टेक्निक। इसमें आप थोड़ा सा बेहतर प्रोडक्शन टेक्निक को यूज करते हो इन द प्लेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। आप एक छोटे से एरिया में, एक वर्कशॉप में, एक दुकान में आप क्या करते हो, अपना काम कर सकते हो। दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूजेस लोकल रॉ मटेरियल, इसमें भी आसपास के कच्चे माल का इस्तेमाल होता है। सिंपल पावर ड्रिवन मशीनें होती हैं, उनको यूज करके लोग इनको बनाते हैं। सो मशीन्स एंड सेमी स्किल्ड लेबर, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एंड रेजेस लोकल परचेजिंग पावर। तो ऐसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको एक से दो लोगों की जरूरत भी पड़ सकती है।
तो अगर हम बात यहाँ पर करें, इससे क्या होता है, आसपास के लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है, लोगों को जॉब्स भी मिल जाती हैं। कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राजील हैव डेवलप्ड लेबर इंटेंसिव स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो इन देशों में लेबर इंटेंसिव, जहां पर बहुत ज्यादा मैनुअल लेबर की जरूरत होती है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप किया है, ताकि बड़े पैमाने पर जो हमारे देश की आबादी है उन्हें रोजगार आपके यहाँ पर मिल सके। यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे हैं जो आपकी बुक में भी है, प्रोडक्ट्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री ऑन सेल इन असम। आपकी बुक में फिगर नंबर 5.3 जो है वो दिखा रहा है कि किस तरीके से असम के लोग घर में ही ये बास्केट वगैरह बनाते हैं, लकड़ियों से बनी हुई बास्केट और टोकरियां आपके यहाँ पर बेच रहे हैं। तो ये कॉटेज इंडस्ट्री का एक अच्छा एग्जाम्पल है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की अगर हम लोग बात करें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व अ लार्ज मार्केट, इनके लिए बड़ा बाजार भी चाहिए, बहुत सारा रॉ मटेरियल भी चाहिए, इनॉर्मस एनर्जी, स्पेशलाइज्ड वर्कर्स चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी, मशीनों का इस्तेमाल, असेंबली लाइंस चाहिए मास प्रोडक्शन करने के लिए, और इन सारी चीजों के लिए आपके पास कैपिटल भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। दिस काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेवलप इन द लास्ट 200 ईयर्स। इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग पिछले 200 सालों में ही डेवलप हुई है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई, औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई, तभी से ये मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई। इन द यूके, नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका, यूरोप, नाउ हैज बीन डिफ्यूज टू ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो शुरुआत अमेरिका, यूके से हुई, इंग्लैंड से इसकी शुरुआत हुई, और आज पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है। So on the basis of the system of the large scale manufacturing, the world's major industrial regions may be grouped under two broad types। तो इस लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पर, तो इसे भी दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला है ट्रेडिशनल, पारंपरिक लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स, और दूसरे हैं हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स। अब इसमें क्या है, ऐसे इलाके विच आर थिकली क्लस्टर्ड इन अ फ्यू मोर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, विच आर थिकली क्लस्टर्ड, ये बहुत ही घने बसे हुए हैं, इन अ फ्यू मोर डेवलप्ड कंट्रीज, और हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन विच हैव डिफ्यूज इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट और रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के हिसाब से हमने अभी ग्राफ में ही देख लिया, एग्रो बेस्ड हो सकती है, मिनरल बेस्ड हो सकती है, केमिकल बेस्ड हो सकती है, फॉरेस्ट बेस्ड हो सकती है, एनिमल बेस्ड हो सकती है। एग्रो बेस्ड वेरी सिंपल, जहां पर हमें प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर एग्रो प्रोडक्ट्स लगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम शुगर इंडस्ट्री रन करते हैं, अचार बनाने की फैक्ट्री है, फ्रूट जूस बनाने की फैक्ट्री है, ब्रिवरेजेस की फैक्ट्री है, तो शुगर बनाने के लिए आपको शुगर केन चाहिए, गन्ना चाहिए कच्चे माल के तौर पर, अचार बनाने के लिए आपको तरह तरह के अचार के कच्चा माल चाहिए, जूस बनाने के लिए, फ्रूट जूस बनाने के लिए आपको फ्रूट चाहिए, है ना। ब्रिवरेजेस के लिए जैसे कि टी एंड कॉफी, तो ये आपको कच्चे माल के तौर पर चाहिए। तो एग्रो प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेसिंग ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम द फील्ड एंड द फार्म इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फॉर द रूरल एंड अर्बन मार्केट्स। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हम खेतों से, फार्म से जो आपके एग्रो प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदते हैं, या उसे कच्चे माल के तौर पर लेते हैं और उनसे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग क्या है, एग्रो प्रोसेसिंग इंक्लूड्स कैनिंग, प्रोड्यूसिंग क्रीम, फ्रूट प्रोसेसिंग, कन्फेक्शनरी, while some preservating techniques such as drying, fermenting and pickling have been known since ancient time। तो ये टेक्निक तो बहुत पुराने जमाने से है, फर्मेंटिंग करना, सुखा के फिर उनको लंबे समय तक यूज कर लेना। दीज आर लिमिटेड एप्लीकेशन टू कैटर द प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिमांड्स, ठीक है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें, जिसमें मिनरल्स का इस्तेमाल होता है, सो दीज इंडस्ट्रीज यूज मिनरल्स एज अ रॉ मटेरियल। यहां पर जो एग्री बिजनेस है ना, is commercial farming on an industrial scale often financed by the businesses whose main interests lie outside the agriculture। For example, large corporations in tea plantation business, agri businesses farms are mechanized, large in size, highly structured, reliant on chemicals and may be described as agro factories। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं, कुछ ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं, कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी कंपनियां खुद के फार्म्स भी मेंटेन करती हैं। एग्री बिजनेस इज अ कमर्शियल फार्मिंग ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, वहां पर वो कमर्शियल फार्मिंग भी करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा, टाटा की कॉफी आती है, आप लोगों ने सुना होगा, टाटा की टी भी आती है, टाटा की कॉफी भी आती है, राइट, टाटा टी या टाटा कॉफी।
तो टाटा की टी और टाटा की कॉफी प्रोड्यूस करने के लिए बड़े पैमाने पर आपको टी और कॉफी चाहिए, राइट। तो इसलिए टाटा कंपनी भारत के साउथ इंडियन स्टेट्स में और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में बड़े पैमाने पर चाय के बागान और कॉफी के बागान ऑन करती है। तो वहां से वो कच्चा माल लाते हैं और अपनी फैक्ट्री में उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। तो आजकल ये भी है। तो इनको बेसिकली एग्रो फैक्ट्रीज के तौर पर डिफाइन आपका यहाँ पर किया जाता है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जहां पर हमें मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो फेरस मेटेलिक मिनरल्स को यूज करती हैं, जिसमें आयरन होता है, वो फेरस कंटेन फेरस यानी कि आयरन, जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री हो गई। लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें नॉन फेरस लोहे का इस्तेमाल नहीं होता, मेटेलिक मिनरल्स, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर इंडस्ट्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री आपकी हो जाएगी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स को यूज करती हैं सीमेंट बनाने के लिए, पॉटरी इंडस्ट्री वगैरह आपकी यहाँ पर हो गई। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, जहां पर हम केमिकल्स को यूज करेंगे, ठीक है। सच इंडस्ट्रीज यूज नेचुरल केमिकल मिनरल्स, एग्जाम्पल मिनरल ऑयल। अगर हम पेट्रोलियम का इस्तेमाल करें तो हमें क्रूड ऑयल चाहिए, कच्चा तेल चाहिए। कच्चे तेल का इस्तेमाल करके हम मिनरल ऑयल या फिर हम जो आपका पेट्रोलियम है, तो वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए जरूरी होगा। नमक बनाना है, सल्फर है, पोटास इंडस्ट्री है, ये भी नेचुरल मिनरल्स को यूज करते हैं, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्रीज आर आल्सो बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स, इसके लिए भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है, लकड़ी चाहिए होती है, कोयला चाहिए होता है, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्री, जिसमें जंगल में मिलने वाला जो कच्चा माल है वो यूज होता है, ठीक है। जैसे कि जो टिम्बर होती है, लकड़ी होती है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा जंगल से बड़े बड़े ट्रकों में भरकर लकड़ियों को काटकर फैक्ट्रीज पहुंचाया जाता है। उस लकड़ी का इस्तेमाल करके क्या है, फर्नीचर बनाते हैं, बेम्बू है, ग्रास वगैरह से पेपर बनाया जाता है, कागज भी बनता है। तो ये सारी इंडस्ट्री। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे कि लेदर है, असली चमड़ा जो होता है वो जानवर की खाल से बनता है, तो उसके लिए हो जाएगा। या फिर जो ऊन निकाला जाता है, ऊन निकालने के लिए हमें भेड़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें हाथी दांत की जरूरत पड़ती है, तो ये एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री हो जाएंगी। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट और द प्रोडक्ट, तो वो फाइनली कौन सा प्रोडक्ट बना रही हैं, आउटपुट उसका क्या निकल कर आ रहा है, उस आधार पर अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें, उस आधार पर अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें। सो हैव यू सीन सम मशीन्स एंड टूल्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील, क्या आपने कभी ऐसे टूल्स या देखे हैं, मशीनें देखी हैं जो आयरन और स्टील से बनी हो। आपके घर में जो भी औजार होगा, लाइक हथौड़ा, प्लास, पेचकस, मोस्टली वो आपके आयरन या स्टील से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना। सो द रॉ मटेरियल फॉर सच मशीन, ऐसी बड़ी बड़ी मशीनों के लिए, छोटी छोटी मशीनों के लिए, छोटे छोटे टूल्स के लिए जो कच्चा माल होता है वो भी आयरन और स्टील ही होता है। तो हमने लोहे का इस्तेमाल करके लोहे का हथौड़ा बनाया। मैं थॉर के हथौड़े की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं घर पर जो हथौड़ा होता है, ठीक है, उसे बनाने के लिए भी तो लोहा चाहिए ना। सो द इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स आर यूज टू मेक अदर गुड्स बाय यूजिंग देम एज अ रॉ मटेरियल, तो आयरन का इस्तेमाल करके, लोहे का इस्तेमाल करके, लोहे को पिघलाकर उससे लोहे का हथौड़ा बनाया गया। तो ऐसी इंडस्ट्री जिसमें उसी रॉ मटेरियल को यूज करके उससे रिलेटेड टूल्स या मशीनें बनाई जाएं, ऐसी इंडस्ट्रीज बेसिक इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द लिंक्स, जैसे कि आयरन और स्टील से आपकी क्या बनती हैं, लोहे और स्टील से, लोहे और स्टील की बड़ी बड़ी मशीनें बनती हैं, और इन बड़ी बड़ी मशीनों से कपड़ा बनता है। कपड़ा, क्लॉथ फॉर यूज बाय द कंज्यूमर्स, और उन कपड़ों को हम कंज्यूम करके खरीदते हैं और पहनते हैं। तो एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री, आयरन स्टील से मशीनें बनी, मशीनों से, मशीनों का इस्तेमाल कपड़ा बनाने की कारखाने में हुआ, कपड़ा बनाने के कारखाने से कपड़ा बना और कपड़ा हमने खरीदा। तो एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट्स बना रही है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए मशीनें और प्रोडक्ट्स बनाती हैं, या जिनकी मदद से दूसरी इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन होता है, ऐसी इंडस्ट्रीज बेसिक इंडस्ट्रीज में आपकी यहाँ पर काउंट होती हैं। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री प्रोड्यूस गुड्स, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो गुड्स प्रोड्यूस करती है जिसे हम कंज्यूम करते हैं बाय द कंज्यूमर डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग ब्रेड्स एंड बिस्किट, तो जो इंडस्ट्री ब्रेड बनाती है, बिस्किट बनाती है, चाय बनाती है,
साबुन बनाती है, टॉयलेट से रिलेटेड चीजें बनाती है, तो हम उन्हें डायरेक्ट यूज करते हैं। पेपर बनाती है लिखने के लिए, टेलीविजन देखने के लिए, तो ये सब आपके क्या हो जाएंगी, कंज्यूमर गुड्स हो जाएंगी। और ये सब नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज हैं। ये सब क्या है, नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज है। ऑनरशिप के आधार पर, जैसे कि मैंने आपसे कहा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, सरकारी कंपनियां जिस पर सरकार का कंट्रोल होता है, जिस पर पूंजी सरकार की लगी होती है। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिन्हें हमारे देश की सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उसकी ऑनर, उसकी मालिक सरकार होती है। बहुत सारी ऐसी सोशलिस्ट कंट्रीज हैव मैनी स्टेट्स ऑन इंडस्ट्री, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जिस पर सरकार का कंट्रोल होता है। तो बहुत सारे समाजवादी देशों में, जब हमारा देश आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, उसके कुछ सालों तक, शुरुआती 5-10 साल के लिए भी हमारे देश की इकोनॉमी एक सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। यानी कि हमारे देश में भी अधिकतर पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट था वो सरकार का होता था। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, पब्लिक सरकार का और प्राइवेट निजी कंपनियों दोनों की भागीदारी आपकी यहां पर होती है। तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज owned by the individual investors, these are managed by the private organization. In capitalistic countries, industries are generally owned by the privately. जैसे कि अमेरिका, अमेरिका एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, जहां पर अधिकतर जो निवेश है वो प्राइवेट सेक्टर का है। मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई को प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करता है। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर मैनेज बाय द ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज और समटाइम्स द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिसमें कई लोगों का पैसा इन्वॉल्व होता है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज में क्या होता है, जिसके मल्टीपल ओनर होते हैं, सबका थोड़ा थोड़ा पैसा लगा होता है। कई बार ये कंपनियां, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो होता ही है, सरकारी इन्वेस्टमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री क्या है, हाई टेक्नोलॉजी और सिंपली हाई टेक इंडस्ट्री इज द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। तो आज के टाइम पर एक लेटेस्ट जनरेशन आपकी उभर कर आई है, लेटेस्ट जनरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, जिसे हाईटेक एक्टिविटीज बोलते हैं। इट इज बेस्ड, अंडरस्टैंड एज द एप्लीकेशन ऑफ इंटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस इंडस्ट्री के लिए R&D बहुत जरूरी होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है। एफर्ट्स लीडिंग टू द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एन एडवांस साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैरेक्टर। प्रोफेशनल white collar workers make up a large share of the total workforce. These high skilled specialists greatly outnumber the actual production blue collar workers, like robotics on the assembly lines, computer aided design and manufacturing, electronic controls of the smelting and refining processes, and constant development of new chemical and pharmaceutical products are notable examples of high tech industries. तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हाई टेक इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल हैं। नीटली स्पेस्ड, लो, मॉडर्न, dispersed office plant, lab buildings rather than massive assembly structures, factories, storage areas mark the high-tech industries landscape. Planned business parks for high-tech startups have become the part of the regional and the local development schemes. High-tech industries which are regionally concentrated, self-sustained and highly specialized are called technopolis. टेक्नोपोलीज। तो बेसिकली हाईटेक इंडस्ट्रीज विच आर रीजनली कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे कि अगर हम लोग बात करें बेंगलुरु सिटी की, तो बेंगलुरु शहर पूरा का पूरा शहर ही, पूरा का पूरा बेंगलुरु शहर का रीजन ही कॉन्सेंट्रेटेड है हाईटेक इंडस्ट्रीज के लिए। सेल्फ सस्टेन, हाईली स्पेशलाइज, ऐसे लोकेशंस को या ऐसी रीजनली कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज को या शहरों को टेक्नोपोलीज आपका यहाँ पर बोला जाता है, क्योंकि ये एरियाज टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे होते हैं। जैसे कि सिलिकॉन वैली नियर द सैन फ्रांसिस्को अमेरिका एंड सिलिकॉन फॉरेस्ट नियर द सिएटल आर द एग्जांपल ऑफ द टेक्नोपोलीज। इंडिया में इसका एग्जांपल है बेंगलुरु। मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है। आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोकेमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स are some of the world's most important manufacturing industries. इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पर हो जाता है समाप्त। एंड आई होप कि आपने आज के लेक्चर से काफी कुछ सीखा है, आपने आज के लेक्चर से काफी कुछ जाना है।
तो इससे आपको काफी हेल्प भी आपको यहाँ पर मिली होगी। तो आई होप कि इससे आपको काफी सारी चीजें क्लियर रही होंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पर कुछ जरूरी बातें भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और वो जरूरी बातें कौन सी है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं टेस्ट कोच के यूट्यूब चैनल की, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो टेस्ट कोच के यूट्यूब चैनल पर आपको ये याद रखना है कि प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जब आप जाओगे तो आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम्स आपके यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर हमने एक अलग से प्लेलिस्ट आप सभी के लिए क्रिएट कर दी है। तो इस प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट में जो कि है क्लास 12 हाफ ईयरली मैराथन 2025, इसमें टोटल 36 वीडियोस आपके यहाँ पर शामिल है। अलग अलग सब्जेक्ट्स के 36 वीडियोस, ये सारे के सारे वीडियोस आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में। तो ये प्लेलिस्ट मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बता दी, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में ये प्लेलिस्ट सबसे आगे है आपकी। और इस प्लेलिस्ट में आपके सारे के सारे 12th क्लास के लिए जो आप मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको डेफिनेटली यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। तो सभी लोग यहाँ पर जाकर क्या कर लीजिएगा, सभी लोग यहाँ पर जाकर इस सेक्शन में जाकर अपनी अपनी क्लासेस जो भी आपके सेक्शन है और जो क्लासेस हैं उनको आप यहां से क्या कर लेंगे, वॉच आप यहां पर जरूर कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट की लिंक आप चाहें तो सेव भी कर सकते हैं, इस प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो आप चाहें तो सेव भी कर सकते हैं। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, इससे आपको डेफिनेटली आगे के लिए हेल्प आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए, तो इसी के साथ हम लोग करते हैं आज के सेशन को यहीं पर समाप्त। ठीक है, इसी के साथ करेंगे आप आज के सेशन को यहीं पर समाप्त। आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सभी लोग। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी की प्लेलिस्ट भी आपकी बनी हुई है, मैथ्स की है, ज्योग्राफी की है, लक्ष्य सीरीज आपकी यहाँ पर बनी हुई है, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए भी है, बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए भी आपकी प्लेलिस्ट यहाँ पर बनी हुई है। तो आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इन प्लेलिस्ट पर जाकर अपने लिए क्या कर सकते हैं, अपनी जरूरत के कंटेंट को यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए फिर इस सेशन में इतना ही। जल्दी होगी आप सभी से मुलाकात नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन लाइव। फिर मिलेंगे अगले सेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर डाल दीजिएगा वीडियो के नीचे, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।